में अब समय है 2 मिनट में देश की 9 बड़ी खबरें देखने का। आप एकदम अपडेटेड हो जाएंगे। देखिए, शुरुआत इस वक्त की पहली बड़ी खबर जो आ रही है महाराष्ट्र से है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई के शिवाजी पार्क में रैली की है। महाविकास आघाड़ी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया, उसे राम मंदिर और अनुच्छेद 370 हटाने का विरोधी कहा। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि एमबीए में शामिल पार्टियों के लिए देश से पहले दल है और देश जब आगे बढ़ता है तो एमबीए को तकलीफ होती है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में आज 2 बार उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की जांच हुई। चुनाव आयोग की टीम ने पहले श्री गोंदा और फिर बाद में निवासा में उद्धव के सामान की तलाशी ली। इस हफ्ते नेताओं की चॉपर की लगातार चेकिंग हो रही है और वीडियो भी बनाए जा रहे हैं। इन सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। झारखंड के गिरिडीह में गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा दिया है कि आदिवासियों की जमीन वापस दिलाने के लिए कानून बनाएंगे। चुनावी रैली में उन्होंने घुसपैठियों को बाहर करने का जिक्र एक बार फिर कर दिया। और प्रधानमंत्री मोदी को कैरिबियाई देश डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा। गयाना में इंडिया कैरिकॉम समिट के दौरान नेशनल अवार्ड दिया जाएगा। कोविड के दौरान की गई मदद और हेल्थ सेक्टर में योगदान के लिए पीएम को सम्मानित किया जा रहा है। खाने पीने की चीजों के दाम में भारी इजाफा हुआ है। अक्टूबर महीने में थोक महंगाई भी बढ़कर 2.36% पर पहुंच गई है, जबकि सितंबर महीने में थोक महंगाई 1.84% पर थी। 2 दिन पहले आए आंकड़ों से यह पता चला है कि खुदरा महंगाई दर 14 महीने में सबसे ज्यादा है। इस सब के बीच में बड़ी खबर, प्रयागराज में प्रदर्शनकारी छात्रों ने आंदोलन खत्म नहीं किया है। यूपी लोक सेवा आयोग ने पीसीएस परीक्षा एक दिन एक पाली में कराने की मांग तो मान ली, लेकिन आरओ और एआरओ परीक्षा को लेकर एक कमेटी बना दी है। लेकिन छात्र इस मांग पर अड़े हैं कि ये परीक्षाएं भी एक दिन एक पाली में करवाई जाए। और दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी के महेश खीची मेयर बन गए। महेश खीची को 133 वोट, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को 130 वोट मिले। वहीं 2 वोट अवैध करार दिए गए। डिप्टी मेयर पद के लिए भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। भारत के पिनाका वेपन सिस्टम का फ्लाइट टेस्ट कामयाब रहा है। परीक्षण के दौरान पिनाका लॉन्चर ने से रॉकेट दागकर टारगेट पर सटीक निशाना लगाया गया। ये स्वदेशी सिस्टम डीआरडीओ ने बनाया है। और मणिपुर में जारी हिंसा के बीच गृह मंत्रालय ने राज्य के 5 जिलों में अफस्पा तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है। जीरीबाम समेत 5 जिलों के 6 थाना क्षेत्रों में यह कानून 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा। आज फिक्र की शुरुआत उस शब्द से करते हैं जिसकी गूंज दुनिया के कई देशों में सुनाई दे रही है। वो शब्द है संविधान। संविधान संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानूनी ढांचा होता है, जिसमें किसी देश के मौलिक सिद्धांत, संरचना, प्रक्रियाएं, शक्तियां और कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं। लेकिन यह शब्द पिछले 24 घंटे से दुनिया के कई देशों में अलग अलग वजहों से ट्रेंड कर रहा है। इसे समझने के लिए आपको 3 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। पहली तस्वीर, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ भी नहीं ली, लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात कहकर हलचल मचा दी है। ट्रंप ने ऐसा इशारा कर दिया है जो अमेरिका में पिछले 73 साल में कोई राष्ट्रपति नहीं कर सका। ट्रंप ने कहा कि वो तीसरे टर्म के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए ट्रंप को संविधान बदलना होगा। क्या वो ऐसा करने वाले हैं? वहीं भारत में राहुल गांधी ने संविधान की लाल किताब फिर लहराई। इससे वो अपने विरोधियों को टारगेट कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल ने कह दिया है कि बांग्लादेश के संविधान से सेक्युलर शब्द हट जाना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश में 90% मुसलमान रहते हैं। आज हम 3 देशों में इसी संविधान शब्द पर फिक्र की फाइल खोलेंगे। शुरुआत करते हैं अमेरिका से। डोनाल्ड ट्रंप अपने बेबाक अंदाज और अप्रत्याशित व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। कई बार वो ऐसी चीजें कह जाते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं करता है, लेकिन ट्रंप ने इस बार कुछ ऐसा कह दिया है जिससे सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि रूस और चीन में भी हलचल मचनी तय है। ट्रंप ने इशारों में कह दिया कि वो राष्ट्रपति के तौर पर तीसरे कार्यकाल के लिए भी तैयार हो सकते हैं। हल्के फुल्के अंदाज में ट्रंप ने अपने समर्थकों के सामने यह बयान दिया है, लेकिन इसके बाद दुनिया के कई देशों में ट्रंप का तीसरा टर्म ट्रेंड कर रहा है। वैसे व्हाइट हाउस की कुर्सी में ताकत ही इतनी है कि कोई भी राष्ट्रपति यही चाहता है कि वो राष्ट्रपति की कुर्सी पर लंबे वक्त तक रहे, लेकिन वहां का संविधान किसी भी व्यक्ति को सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बनने की इजाजत देता है। ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अभी से 2028 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की तरफ इशारा कर दिया है। जिस तरह पुतिन और जिनपिंग ने अपने देशों का संविधान बदलकर लाइफ टाइम कुर्सी का जुगाड़ किया है, क्या डोनाल्ड ट्रंप भी उसी राह पर चल रहे हैं?
क्या ट्रंप भी पुतिन और जिनपिंग की तरह असीम शक्ति पाना चाहते हैं? आप ये रिपोर्ट देखें। ट्रंप के इन शब्दों ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने उस ओर इशारा कर दिया है जो पिछले 73 साल में कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं कर सका। क्या ट्रंप 2028 में भी अमेरिका का राष्ट्रपति बनना चाहते हैं? लेकिन अगर ट्रंप ये सपना देख रहे हैं तो उन्हें अमेरिका का संविधान बदलना होगा। अमेरिका का संविधान किसी को भी तीसरी बार राष्ट्रपति बनने से रोकता है। ट्रंप को अमेरिकी संविधान का 22वां संशोधन हटाना होगा। ट्रंप को तीसरे टर्म के लिए दोनों सदनों में 67% बहुमत चाहिए। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 290 सीट चाहिए। अभी ट्रंप के पास 312 सीटें हैं। सीनेट के 100 सदस्यों में से ट्रंप को 67 सदस्यों का समर्थन चाहिए। अभी ट्रंप के पास 51 सीटें हैं। इसके अलावा ट्रंप को हर राज्य में इस प्रस्ताव को 3/4 बहुमत से पास करवाना होगा। अगर ट्रंप ऐसा करने में कामयाब हो गए तो वो तीसरी बार 2028 में भी चुनाव जीतकर अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं। वहीं रूस में पुतिन और चीन में जिनपिंग अपने अपने देशों के संविधान में संशोधन कर आजीवन सत्ता के लिए अपना दावा ठोक चुके हैं। पुतिन साल 2000 और 2004 में रूस के राष्ट्रपति रह चुके हैं। 2008 में पुतिन रूस के प्रधानमंत्री बने। 2012 में पुतिन फिर रूस के राष्ट्रपति बने। पुतिन ने अपना कार्यकाल 6 वर्ष का किया। 2018 में पुतिन फिर रूस के राष्ट्रपति बने। 2020 में पुतिन ने रूस के संविधान में संशोधन किया। 2024 में पुतिन फिर से रूस के राष्ट्रपति बन गए। वहीं जिनपिंग की बात करें तो वो साल 2013 में 5 साल के लिए चीन के राष्ट्रपति बने। 2018 में जिनपिंग दूसरी बार राष्ट्रपति बने। इसी वर्ष जिनपिंग ने संविधान में संशोधन भी किया। 2023 में जिनपिंग तीसरी बार राष्ट्रपति बन गए। और अब ट्रंप को लेकर भी यही बातें की जा रही हैं कि वो पुतिन और जिनपिंग की तरह संविधान में संशोधन कर तीसरे टर्म की तैयारी कर रहे हैं। यहां ट्रंप कैबिनेट में हुई एक बेहद अहम नियुक्ति का जिक्र करना जरूरी है। ये ट्रंप के व्हाइट हाउस वाले सियासी आंगन की तुलसी हैं। हम बात कर रहे हैं अमेरिका की पहली हिंदू महिला सांसद तुलसी गबार्ड की। ट्रंप ने तुलसी गबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर की जिम्मेदारी दी है। ये वो तुलसी गबार्ड है जिन्होंने इस साल ही ये कहकर सनसनी मचा दी थी कि बाइडेन सरकार ने उन्हें सीक्रेट टेरर वॉच लिस्ट में डाल दिया था। और अब विडंबना देखिए, वही तुलसी गबार्ड अब अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर जैसी अहम जिम्मेदारी निभाएंगी। 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज उनके अंडर में होंगी। ये तस्वीरें देखिए। तुलसी गबार्ड सिर्फ 43 वर्ष की हैं, लेकिन उनका सीवी काफी वजनदार है। तुलसी के हृदय में सनातन के लिए प्रेम तो दिखता ही है, लेकिन वो स्नाइपर से दुश्मनों पर हमला बोलना भी जानती हैं। ट्रंप की कैबिनेट में तुलसी की एंट्री पर यह रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। वो बंदूक भी चलाती है। वो सनातन की शिष्या है। वो दुश्मनों पर कहर भी ढाती है। अमेरिका की पहली हिंदू महिला सांसद अब अमेरिका में इंटेलिजेंस डायरेक्टर बनने जा रही है। तुलसी पहले बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता थी, लेकिन बाइडेन सरकार में रहते हुए ही उन्होंने बाइडेन की नीतियों पर सवाल उठाए थे। पिछले महीने वो रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हुई थी और अब ट्रंप ने उन्हें बेहद अहम जिम्मेदारी दी है। इस पर तुलसी गबार्ड ने कहा है, धन्यवाद डोनाल्ड ट्रंप, मुझे आपकी कैबिनेट का सदस्य बनने का अवसर देने के लिए, ताकि मैं अमेरिकी जनता की सुरक्षा, स्वतंत्रता और सलामती की रक्षा कर सकूं। मैं काम शुरू करने के लिए तैयार हूं। बहुत से लोग तुलसी गबार्ड को एक नेता के तौर पर जानते हैं, लेकिन तुलसी एक कर्नल के तौर पर अमेरिकी सेना में अपनी सेवाएं भी दे चुकी है। तुलसी 1 दशक पहले लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर इराक युद्ध में लड़ चुकी हैं। तुलसी गबार्ड भारतीय मूल की नहीं है। पिता ईसाई थे, मां ने हिंदू धर्म अपनाया था। 22 साल की उम्र में अमेरिकी संसद में पहली हिंदू सांसद बनी। भारत अमेरिकी रिश्तों की पैरोकार रही हैं।
2013 में तुलसी गबार्ड ने फूल माला पहनकर और गीता पर हाथ रखकर सांसद पद की शपथ ली थी। 2016 में डेमोक्रेट्स की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार थी, लेकिन बाद में वो राष्ट्रपति पद की रेस से बाहर हो गई थी। तुलसी ने साल 2019 में तब सुर्खियां बटोरी थी जब उन्होंने भारतवंशी कमला हैरिस को एक डिबेट में हरा दिया था। 2022 में तुलसी गबार्ड ने पार्टी छोड़कर फॉक्स न्यूज ज्वाइन कर लिया था। वहां उन्होंने कई शोज होस्ट किए। अब वो अमेरिका की इंटेलिजेंस डायरेक्टर जैसी बेहद अहम जिम्मेदारी निभाने को तैयार है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनते ही कई तरह के जियोपॉलिटिकल समीकरण भी बदल सकते हैं। ऐसे में दुनिया भर के कई देश अलग अलग तरह से अमेरिका को लुभाने में जुट गए हैं, कॉमन इंटरेस्ट ढूंढ रहे हैं ट्रंप के साथ। इसी लिस्ट में एक देश है साउथ कोरिया। आपको याद होगा किस तरीके से बाइडेन और इन साहब ने जुगलबंदी की थी गाकर। इन दिनों साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक योल गोल्फ खेलना सीख रहे हैं। ऐसी खबर है कि वो ट्रंप के साथ रिश्तों को मजबूत करने के लिए गोल्फ के मैदान में घंटों बिता रहे हैं, ताकि कूटनीतिक पसीना थोड़ा कम बहाना पड़े। सभी जानते हैं कि ट्रंप गोल्फ खेलने के बेहद शौकीन है। राष्ट्रपति पद के लिए जब चुनाव प्रचार हो रहा था, उसके दौरान भी ट्रंप 1-2 दिन का ब्रेक लेकर गोल्फ खेलने पहुंच जाया करते थे। और अब साउथ कोरिया के राष्ट्रपति भी गोल्फ स्टिक लेकर घंटों प्रैक्टिस कर रहे हैं। यानी यूं सुक योल भी समझ चुके हैं कि ट्रंप के दिल का रास्ता गोल्फ कोर्स से होकर गुजरता है। नॉर्थ कोरिया से टेंशन के बीच साउथ कोरिया में अमेरिका का बड़ा बेस है। साउथ कोरिया को डर है कि अगर अमेरिका से रिश्ते बिगड़ गए तो उसके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इसीलिए चाहे गोल्फ खेलना हो या फिर दूसरे कूटनीतिक दांव आजमाने हो, साउथ कोरिया ट्रंप को खुश करने के लिए सब कुछ कर रहा है। खैर, अमेरिका की तरह संविधान में बड़े बदलावों की मांग बांग्लादेश में भी उठी है और यह बहुत चिंताजनक खबर है। और वहां पर उठी है मांग अल्पसंख्यक समुदायों के लिए बेहद खतरनाक है, खासकर वहां रहने वाले हिंदुओं के लिए, जिन पर 5 अगस्त से ही सोची समझी साजिश के तहत सिलसिलेवार तरीके से हमले हो रहे हैं। यूनुस सरकार की अदृश्य छूट पर ही कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी और वहां की पुलिस हिंदुओं के साथ आक्रांताओं जैसा हिंसक बर्ताव कर रही है। और इतने अत्याचार करने के बाद भी जब मन नहीं भरा तो अब संविधान से ही धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की तैयारी है। और इसके लिए तर्क यह दिया जा रहा है कि वहां 90% मुस्लिम है, इसीलिए धर्मनिरपेक्ष शब्द की आवश्यकता नहीं है। ऐसे माहौल में बांग्लादेशी हिंदुओं की फिक्र वाली यह रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। ये हैं बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असदुज़्ज़मा। इन्होंने वहां की एक अदालत में जस्टिस फराह महमूद और जस्टिस देवाशीष रॉय चौधरी की बेंच के सामने अजीबोगरीब दलील दी। कहा कि देश के संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटा देना चाहिए, क्योंकि इस देश में 90% आबादी मुस्लिम है। बांग्लादेश में लोगों को पहले अल्लाह पर लगातार भरोसा और विश्वास था, और मैं इसे वैसा ही चाहता हूं जैसा ये पहले था। बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असदुज़्ज़मा बांग्लादेश को पूरी तरह से इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, जिसमें अल्पसंख्यक हिंदुओं को कितने हक दिए जाएं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उन्हें इतनी बड़ी बात कहने का साहस कहां से मिला? असल में किसी भी देश में अटॉर्नी जनरल वहां की सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, और जब वो अदालत में कोई बात कहता है तो असल में अपनी सरकार के मन की बात ही कह रहा होता है। यानी बांग्लादेश में अटॉर्नी जनरल ने अगर संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने की मांग रखी है, तो जाहिर है कि इस मांग के पीछे मोहम्मद यूनुस की सरकार मजबूती से खड़ी है। इसका नुकसान वहां के रहने वाले गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज को उठाना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने इस संबंध में अदालत के सामने 15वें संशोधन की वैधता को भी चुनौती दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 2A कहता है कि राज्य सभी धर्मों के पालन में समान अधिकार और समानता सुनिश्चित करेगा, जबकि अनुच्छेद 9 बंगाली राष्ट्रवाद की बात करता है, और ये दोनों ही बातें विरोधाभासी हैं।
संविधान में संशोधन लोकतंत्र को तो दर्शाते हैं, लेकिन इससे तानाशाही को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। मोहम्मद यूनुस से पूछा जाना चाहिए कि किसी भी देश में संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े जाने से तानाशाही को बढ़ावा कैसे मिल सकता है। धर्मनिरपेक्षता तो उस देश की लोकतांत्रिक मजबूती को ही दर्शाती है, लेकिन लगता है कि मोहम्मद यूनुस को इन बातों की शायद ही कोई चिंता है, क्योंकि उनके अटॉर्नी जनरल ने शेख मुजीबुर रहमान को ही राष्ट्रपिता कहने पर आपत्ति जता दी है और इसे अभिव्यक्ति की आजादी में सबसे बड़ी बाधा कहा है। यानी मोहम्मद यूनुस जब बांग्लादेश की आजादी के नायक का ही अपमान करने पर उतारू हों, तो उनसे हिंदुओं को संवैधानिक हक दिए जाने की उम्मीद करना बेमानी है। वर्ष 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर एक नया राष्ट्र बना था और 1972 में यहां जो संविधान बना उसमें राष्ट्रवाद, समाजवाद, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष को 4 प्रमुख स्तंभ माना गया। लेकिन वर्ष 1988 में सैन्य तानाशाह हुसैन मोहम्मद इरशाद ने बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र बना दिया था। हालांकि वर्ष 2011 में संविधान में फिर से 15वां संशोधन हुआ, जिसके तहत धर्मनिरपेक्षता को वापस लाया गया था। अब मोहम्मद यूनुस के अटॉर्नी जनरल उसी सेक्युलरिज्म शब्द को संविधान से दोबारा हटाना चाहते हैं। सोचिए, बांग्लादेश के संविधान में से अगर सेक्युलर शब्द हटाया गया तो इसके परिणाम कितने भयावह हो सकते हैं। पहली बात, बांग्लादेश पूरी तरह से ऐसे इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा जहां कट्टरता को पूरा डिस्काउंट मिलता है। यह वही स्थिति है जो पाकिस्तान की है। और दूसरी बात, संविधान में सेक्युलर शब्द शामिल होने से वहां की सरकारें अब तक धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर पाती थी, लेकिन यूनुस सरकार को अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से धर्म के आधार पर भेदभाव की खुली छूट मिल जाएगी। वैसे भी वहां पर जिस तरह से बीते 5 अगस्त से हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाई जा रही है, तो ऐसे में सवाल यह भी है कि बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्षता बची कहां। एक तरह से वहां पर सेक्युलरिज्म एकदम कागजी है। संविधान शब्द सिर्फ अमेरिका और बांग्लादेश में ही ट्रेंड नहीं कर रहा है, भारत की राजनीति में भी यह शब्द इन दिनों चर्चा का विषय है। और इसकी वजह है कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, जो बीते लोकसभा चुनाव से ही अपनी हर चुनावी रैली में संविधान की एक छोटी सी लाल किताब लेकर मंच पर आते हैं और चुनावी भाषणों में इसे ही दिखाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश करते हैं। मोदी सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं कि वो देश में संविधान को खत्म करना चाहती है और वंचित वर्गों को मिले आरक्षण का अधिकार छीनना चाहती है। यही बात उन्होंने अब महाराष्ट्र की चुनावी जनसभा में भी कहनी शुरू कर दी। इस कारण से वो सीधे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के निशाने पर भी आ चुके हैं। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री तक अपनी रैलियों में राहुल गांधी की लाल रंग वाले संविधान को कोरी किताब बता चुके हैं। हालांकि आज राहुल गांधी महाराष्ट्र के नंदुरबार में चुनावी रैली करने पहुंचे तो एक बार फिर से लाल रंग के संविधान की इस प्रति को दिखाकर पीएम मोदी पर उन्होंने सीधा अटैक किया। संविधान की उस किताब को जनता के सामने खोलकर दिखाते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने संविधान को खोखला कहकर बिरसा मुंडा, भगवान बुद्ध, महात्मा गांधी, महात्मा फुले और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है और बीजेपी लोगों को आपस में लड़ाती है। यहां पर हम आपको यह भी बता दें कि आज पीएम मोदी भी महाराष्ट्र की धरती पर थे, छत्रपति संभाजीनगर में रैली की थी। इस रैली में औरंगजेब का नाम लेकर कांग्रेस पर कटाक्ष किया था, कांग्रेस को आरक्षण विरोधी मानसिकता का बताया था और आरोप लगाया था कि कांग्रेस लोगों को आपस में लड़ाकर सत्ता में आना चाहती है, इसीलिए एक है तो सेफ है। आपको महाराष्ट्र का रण जीतने वाली दोनों के बीच की यह जुबानी फायरिंग जरूर देखनी पर तो लिखा है भारत का संविधान, लेकिन लोगों ने जब भीतर से खोला तो पता चला कि लाल किताब कोरी है। संविधान उनके लिए खाली है क्योंकि उन्होंने ये संविधान जिंदगी में पढ़ा नहीं है। उनको कोई आइडिया नहीं कि इस किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी के लिए यह संविधान खाली है। कांग्रेस के शहजादे विदेश में जाकर खुलेआम बयान देते हैं कि वो आरक्षण को खत्म कर देंगे, वो एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण रोक देंगे। नरेंद्र मोदी जी
ये संविधान खोखला नहीं है। इस संविधान में हजारों साल की सोच, इसके अंदर हिंदुस्तान का ज्ञान, हिंदुस्तान की आत्मा है। कांग्रेस और अघाड़ी एससी, एसटी, ओबीसी को छोटी छोटी जातियों में बांटने का षड्यंत्र रच रहे हैं। और जब आप इसे खोखला कहते हो तो आप हिंदुस्तान, बिरसा मुंडा जी, महात्मा गांधी जी, अंबेडकर जी, इन सब का अपमान करते हो। महाराष्ट्र में आज पीएम मोदी ने कुल मिलाकर 3 रैलियां की थी। छत्रपति संभाजी नगर और पनवेल के बाद पीएम मोदी शाम को मुंबई में थे। यहां शिवाजी पार्क में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान महाविकास अघाड़ी पर चुन चुनकर हमले किए। महाअघाड़ी के लोग तुष्टीकरण के गुलाम हो चुके हैं। ये वो अघाड़ी है जो राम मंदिर का विरोध करते हैं। ये वो अघाड़ी है जो वोट पाने के लिए भगवा आतंकवाद का शब्द गढ़ते हैं। ये वो अघाड़ी है जो आए दिन वीर सावरकर का अपमान करते हैं। ये वो अघाड़ी है जो कश्मीर में 370 की वापसी के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं। साथियों, राजनीति में एक दूसरे पर वार पलटवार करना समझ में आता है, लेकिन जब बात देश की उपलब्धि की हो तो हर राजनीतिक दल का कर्तव्य है कि वह देश को अपने दल से ऊपर रखे। लेकिन अघाड़ी वालों के लिए देश से ऊपर उनका दल है। जब भारत आगे बढ़ता है तो अघाड़ी वालों को तकलीफ होती है। और फिक्र की चुनावी फाइल में हमारी अगली खबर का विषय है असदुद्दीन ओवैसी और उनका महंगाई वाला राजनीतिक रेट कार्ड। 2 दिन पहले आंकड़े आए जो ये बता रहे हैं कि 14 महीने में महंगाई सबसे ज्यादा। चुनावी मौसम में नेताओं के लिए ये मन की मुराद पूरी होने जैसे थी। सरकार को घेरने के लिए इससे बढ़िया वक्त और मौका क्या हो सकता है। लिहाजा इधर डेटा जारी होता है और उधर महाराष्ट्र में ओवैसी ने इसे उछालना शुरू कर दिया। दाल, मसालों और सब्जियों के दाम बताकर सरकार और सरकारी योजनाओं पर कटाक्ष किया। सोलापुर में प्रचार के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लाडली योजना में 1500 रुपए दे रही है, लेकिन बदले में जनता की जेब से 1900 रुपए निकाल रही है। अब ये कैसे हो रहा है, इसका पूरा हिसाब किताब वो एक पर्ची पर लिख कर लेकर आए थे, जिसे उन्होंने लोगों के सामने मन से पढ़ा। ओवैसी ने 2014 और आज की महंगाई की तुलना करते हुए कहा, ज्वार की कीमत 30 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 50 रुपए हो गई है। चावल 40 रुपए प्रति किलो से 80 रुपए तक पहुंच गया है। गेहूं 25 रुपए प्रति किलो से 50 रुपए प्रति किलो हो गया है। गुड़ 30 रुपए से 50 रुपए प्रति किलो हो गया है। मसूर की दाल 90 रुपए किलो बिक रही है। लाल मिर्च 200 रुपए प्रति किलो, इमली 500 रुपए प्रति किलो, बैगन 25 रुपए किलो, प्याज और आलू की कीमत 50 रुपए प्रति किलो हो चुकी है। महंगाई के राजनीतिक रेट कार्ड वाला ओवैसी का यह भाषण करीब 5 मिनट का है। हम आपको उसको एक छोटा सा अंश सुनाते हैं। और ये बोल रहे ये दिए, क्या तुम दे रहे? जनता का पैसा है तो दे रहे तुम। एक हाथ से 1500 डाल रहे और दूसरे हाथ से 1900 रुपए निकाल ले रहे। तो शिंदे समझ रहे कि हम सबके कान में फूल है। मोदी समझ रहे, अमित शाह बोल रहे लाडली बहना हमारे साथ है। अरे भाई, तुम 1500 रुपए दे के 1900 रुपए मेरे से निकाल रहे। ये बेवकूफ बना रहे हैं महाराष्ट्र की जनता को और खास तौर से हमारी मां और बहनों को, गरीबों को।
जवार जो है, जो 2014 में 30 रुपये था, वो आज 50 रुपये में मिलता है। चावल 40 रुपये मिलता था 2014 में, वो आज 80 रुपये में मिलता है। गेहूं 25 रुपये में था, 50 रुपये हो गया। गुड़ 30 रुपये में था, सोलापुर का रेट बोल रहा हूं 50 रुपये हो गया। शक्कर, मोदी जी चाय बना के प्रधानमंत्री बन गए। 90,000 चुरा के 17,000 दे के एहसान कर रहे हैं आप पर। बाकी का हिसाब कौन देगा? तो ये चीटिंग, इसको मैं सीधा सीधा चीटिंग कहूंगा। ये चोरी और सीनाजोरी इसी को कहते हैं। ये इनकी स्टाइल है, ये इनके प्रचार का तरीका है। ये चलाएंगे सरकार, ये हटेंगे तो दाम घटेंगे, ये आज हमारा नारा है। 1500 रुपए जेब में लाकर 50% कमीशन खाकर, कमीशन खोरी कर इन्होंने सिर्फ 1500 रुपए महिलाओं को दिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी झूठी, बेईमान, भ्रष्टाचारी लोगों की भरी हुई पार्टी है कि वो जनता के लिए नहीं सेवा कर रही है, खुद के मेवा के लिए काम कर रही है। अगला कलेश भी ओवैसी से ही जुड़ा हुआ है, जिसमें 15 मिनट वाला चैप्टर फिर खुल गया है। वैसे तो 15 मिनट वाला ये चैप्टर 12 साल पहले उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने खोला था। तब उन्होंने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, फिर हम बता देंगे, अपनी ताकत दिखा देंगे। लेकिन जहरीले जूनियर के बाद अब सीनियर ओवैसी की जुबान पर भी ये आ गया है। उन्होंने इसे नया विस्तार दिया है। हालांकि उनका अंदाज जूनियर ओवैसी से थोड़ा अलग है, लेकिन कटाक्ष में कोई कमी नहीं है। बुधवार को सोलापुर में मंच पर उन्हें पुलिस ने नोटिस दिया और आचार संहिता का पालन करने और भड़काऊ भाषण नहीं देने की चेतावनी दी। इसी नोटिस का जिक्र करते हुए ओवैसी ने 15 मिनट का इस्तेमाल कैसे किया, उसे सुनिए और समझिए। मेरे को लव लेटर दिए, हमारे ससुरे की तरफ से आई नोटिस। दामाद से बहुत मोहब्बत करते ना इन, और हम इनके भाईजान हैं। ससुरे भी उन्होंने है, हम उनके भाईजान भी। तो मैं नोटिस ले लिया। सुनो अभी टाइम कितना है? हाँ 15 मिनट है। अरे वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। 9:45 देखो 9:45। मैं सन इन लॉ हूं, क्या हूं नहीं मालूम। बीजेपी के जब पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, तब नफरत फैलाने के लिए ओवैसी को लाती है। ओवैसी जहर उगलता है तो बीजेपी बारूद उगलती है। ये जहर और बारूद के बीच में चुनाव जीतना चाहते हैं। ओवैसी का है 15 मिनट में बता दूंगा। ये वोट के सौदागरों ने देश में आतंक जैसा माहौल पैदा कर दिया है। वास्तव में राहुल गांधी की कांग्रेस ओवैसी में पर्दा लगी है, क्योंकि भी राहुल गांधी की कांग्रेस तो मुस्लिम लीग बन गई है। तो ओवैसी को लग रहा है ओवैसी को कि भाई मेरी जो मैं मुस्लिम लीग की जगह लेने जा रहा था, अभी दोनों में स्पर्धा चल रही है। कौन हिंदू और मोदी के विरुद्ध में अधिक कड़वा बोले, कौन कट्टरता दिखाए। अब चलते हैं राजस्थान, जहां बुधवार को मारे गए थप्पड़ की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। आगजनी, हंगामा, तोड़फोड़, नारेबाजी, पत्थरबाजी, ये ट्रेलर जो आप देख रहे हैं, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक थप्पड़ है। 2 दिन से राजस्थान इस मुद्दे पर सुलग रहा है और थप्पड़ कांड पर अब राजनीतिक रोटियां भी सेके जाने लग गई हैं। कहानी भले ही फिल्मी अंदाज वाली हो, लेकिन आग, भीड़, हिंसा और किरदार बिल्कुल असली है। आप इस रिपोर्ट की मदद से एक थप्पड़ के विध्वंसक प्रभाव को देखिए और इसी थप्पड़ से फैले जन आक्रोश का क्षेत्रफल देखिए। एक थप्पड़ के कारण राजस्थान का टोंक सुलगने लगा। एक थप्पड़ के कारण 100 से ज्यादा गाड़ियां जला दी गई। एक थप्पड़ के कारण पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। थप्पड़ मारने वाले का नाम है नरेश मीणा और जिनको थप्पड़ पड़ा वो है एसडीएम अमित चौधरी। ये वीडियो बुधवार दोपहर 12 बजे का है।
कहानी कुछ यूं है कि कल विधानसभा उपचुनाव के दौरान टोंक के समरावता गांव ने वोटिंग का बहिष्कार किया। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ग्रामीणों के साथ धरने पर थे। इसी दौरान नरेश मीणा ने अधिकारियों पर जबरन मतदान करवाने का आरोप लगाया। वो पुलिस वालों को धकेलते हुए मतदान केंद्र में घुस गए, पोलिंग रूम के अंदर गए और फिर गुस्से में बाहर निकले। एसडीएम अमित चौधरी ने रोकने की कोशिश की और उसी दौरान नरेश मीणा ने अधिकारी को जोरदार थप्पड़ मार दिया। इस थप्पड़ कांड के बाद नरेश मीणा के समर्थकों ने आग वाला आंदोलन शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने पुलिस वालों को घेर लिया। राजस्थान का ये इलाका युद्ध क्षेत्र बन गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कल पुलिस ने रात करीब 9:30 बजे नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया था, लेकिन समर्थकों ने जवानों को घेरकर नरेश मीणा को छुड़ा लिया। इस हिंसक झड़प में 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसमें 10 पुलिस वाले भी हैं। इस साइड से भी पत्थर आ रहे थे, इस साइड से भी पत्थर आ रहे थे, यानी कि आप देखो तीनों तरफ से पत्थर आ रहे थे। कल के मिडनाइट बवाल के बाद आज नरेश मीणा फिर समरावता गांव पहुंचे। हालांकि उन्हें दोपहर 12 बजे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इसके बाद फिर जबरदस्त हंगामा हुआ। 10 पुलिस वालों ने मेरे को जीप में डाल दिया था। जीप में डालने के बाद मेरे साथियों ने लट देना चालू कर दिया, मुझे छुड़ा लिया था। इधर से फोर्स आई, जो एसटीएफ है वो आई, उधर से लाठीचार्ज करती हुए आई। हमारे लोगों ने उनको खूब जम के मारा है। और आप देख सकते हैं कि पुलिस के अधिकारियों ने किस तरीके से नरेश मीणा को उठा लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान उपचुनाव में देवली उनियारा विधानसभा सीट सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही। यहीं से नरेश मीणा निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जो कभी मीणा समुदाय के नेता किरोड़ीलाल मीणा के खास थे। इस दौर में उन्हें कांग्रेस नेता सचिन पायलट का करीबी माना जाता है। हालांकि उपचुनाव में वो बागी बनकर उतरे। तो जो घटना घटित हुई है कल, वो मामूली घटना नहीं थी। एसडीओ लेवल के अधिकारी को आप थप्पड़ लगाए कोई व्यक्ति, ये स्थिति बनी क्यों? अगर थप्पड़ एसडीएम को कोई भी नहीं मार सकता है ना, अगर मारा है तो एक्शन तो सरकार लेगी इसके ऊपर। 12 जिले के रहने वाले नरेश मीणा ने पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में इसी सीट से टिकट मांगा था। जब कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो वे बागी हो गए और बतौर निर्दलीय करीब 44,000 वोट हासिल करके पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। टोंक से ध्वज आर्या, TV9 भारतवर्ष। और फिक्र में अब हम प्रदूषण की जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा जोखिम है, क्योंकि इस देश में बहुत सारे लोग प्रदूषण को गंभीरता से नहीं लेते। ऐसे लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा है जो इस तरह की खबरें देखते हैं, देखते ही चैनल बदल देते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो होता रहता है। और इस तरह बड़ी बेरहमी से प्रदूषण की खबरों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें हिंदू मुस्लिम वाली आग की मात्रा शून्य है। इस खबर में धर्म और जाति वाला कलेश नहीं है, नेताओं की जहरीली बयानबाजी नहीं है, या किसी तरह की हिंसा या फिर कोई हंगामा नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, इस खबर का असर आपकी और आपके बच्चों की जिंदगी पर 100% है। इसीलिए आज हम इस खबर को प्राथमिकता दे रहे हैं। प्रदूषण की गंभीरता को समझने के लिए जरा किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसे 500 एयर क्वालिटी इंडेक्स के बीच ठीक से सांस भी नहीं आ रही। सोचिए, क्या उसके लिए हिंदू मुस्लिम वाली बहस मायने रखती है? क्या ऐसी स्थिति में वो कोई धर्म जाति वाला कलेश देखना चाहेगा? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि उसके लिए 500 AQI में एक गहरी सांस मायने रखती है। और इस वक्त यही दुख दिल्ली के लोगों का है। सच है कि बहुत सारे लोगों की रुचि भले ही हिंदू मुस्लिम वाले मजहबी कलेश में हो, लेकिन यह प्रदूषण हिंदू मुसलमान नहीं देखता। PM 2.5 के जहरीले कण किसी की सांस में जाने से पहले उससे उसका धर्म नहीं पूछते। इसीलिए बाकी सभी खबरों की तुलना में इस खबर की अहमियत आपके लिए सबसे ज्यादा है। प्रदूषण की गंभीरता को समझाने के लिए अब हम आपको दिल्ली वालों के तेजी से खराब हो रहे फेफड़ों का गणित दिखाते हैं, जो दिल्ली से सटे बाकी शहरों के लिए भी चिंता का ऐलान है। एक सिगरेट से जो धुआं निकलता है वो 64 AQI के बराबर होता है, पैसिव स्मोकिंग जिसे कहते हैं ना। जबकि आज दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 432 रिकॉर्ड हुआ है, यानी दिल्ली वाले सांस के साथ 7 सिगरेट के बराबर धुआं अपने शरीर में ले रहे हैं। और इसके लिए यह मायने नहीं रखता है कि कोई सिगरेट पीता है या नहीं। किसी भी स्थिति में अगर वो दिल्ली में रह रहा है तो जहरीली हवा के जरिए 7 सिगरेट के बराबर धुआं उसके शरीर में जा रहा है।
और इस वक्त दिल्ली के सभी इलाकों का हाल लगभग इसी तरह है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार आज सुबह 6 बजे दिल्ली के सभी जगहों पर AQI 450 से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। फिर चाहे वो आनंद विहार का इलाका हो या फिर पंजाबी बाग, हर जगह ये नंबर 450 से ज्यादा है और 500 के करीब है। और इसी तरह AQI खतरनाक श्रेणी में आता दिखाई दे रहा है और बेचारे दिल्ली वाले इसी हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। हालांकि कल सुबह 8 बजे से दिल्ली NCR में ग्रैब का तीसरा चरण लागू किए जाने का फैसला किया गया है। इसके तहत पाबंदियों को और बढ़ा दिया जाएगा। वैसे दिल्ली को लेकर एक और विरोधाभास है जिसके बारे में आपको जानकर हैरानी होगी। दिल्ली का पोल्यूशन मीटर जिस तरह से भाग रहा है उससे जल्द राजधानी में एयर इमरजेंसी वाले हालात बनने वाले हैं, जब लोगों के सामने एक एक शुद्ध सांस के लिए बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। आपको याद होगा जब देश में वर्ष 2020 में कोरोना की शुरुआत हुई थी तब सिर्फ 500 केस आने पर मार्च में लॉकडाउन लगा दिया गया था। लेकिन दिल्ली का AQI 500 पहुंचने के बाद भी इस पर कोई बात नहीं हो रही है। हाँ, प्रदूषण का जिक्र एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए या जो राजनीतिक बयानों में या फिर राउंड टेबल में हो रहा हो। और ये सब बेकार है क्योंकि रोज बढ़ता प्रदूषण दिल्ली की सरकार, सिस्टम और एजेंसियों के साथ दिल्ली की जनता को मुंह चढ़ा रहा है। दिल्ली का प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है और मैं इस वक्त हूं अक्षरधाम पर। अगर यहां पर आप तस्वीरों में देखेंगे तो देखिए अक्षरधाम बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा क्योंकि आज जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही खराब है। सांस लेने में दिक्कत हो रही, पसली में मतलब दर्द होने लगा है। अच्छा, ये अभी कब से है? अभी ये हर मौसम में तो इतना गौर नहीं करे पर ये अब तिया हुआ है। सांस फूलता है, शुगर है मुझे। 3 दिन से सांस फूल रही है? ज़्यादा फूल गई है अब। हाँ, 2-3 दिन से ज़्यादा ही सांस, ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बेस्ट रहेगा कि अर्ली मॉर्निंग और जो इवनिंग की होती है उस समय पोल्यूशन लेवल बढ़ा हुआ होता है और उसमें थोड़ी ठंड भी, मीठी मीठी ठंड भी रहती है, तो उस समय अवॉइड करें बाहर निकलने के लिए, पहली चीज़। और अगर कहीं जा रहे होते हैं, बाहर जा रहे होते हैं तो मास्क भी यूज़ कर सकते हैं जिससे फ़ायदामंद होगा। इंडिया गेट किस तरह से धुंध से ढका हुआ है और दिल्ली में एक प्रदूषण की चादर, एक धुंध की चादर जिसने पूरे दिल्ली को इस तरह की धुंध से ढक लिया है। लोगों का बाहर निकलना मुश्किल है, सांस लेना दूभर है। दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से बचाने के लिए जो भी जरूरी कदम होंगे, जो भी कठोर कदम होंगे, वो सारे कदम उठाएगी